अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंशाल्लाह अपना कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जहां पहले हमने छोड़ा था। हमने बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्निक, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट और विड्थ से रिलेटेड डिटेल और इसके अलावा बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, टेक्स्ट, फॉन्ट और बहुत सारी चीजें। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर बॉयलर प्लेट लिया हुआ है, क्लास 4 नाम है हमारा। H1 में एक टैग है जो आपको राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा जूम करूंगा इसको, और आपको पता है कि हम लोग इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इस तरीके से एक टैग लगाऊंगा जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे हाइट और विड्थ सीएसएस में कैसे करके क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाऊंगा क्योंकि कोड मुझे आपको देना है, और बाय द वे ये पूरा का पूरा कोड आपको फ्रीली अवेलेबल गिटहब में मिल जाएगा, तो उसका तो आप टेंशन मत ही लेना। किसी वजह से मैं यहाँ कमेंट लगा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस चीज से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हाइट और विड्थ किया हमने, इस तरीके से आऊंगा मैं बॉडी के ऊपर भी एक कमेंट के अंदर इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब हाइट और विड्थ होता क्या है सीएसएस में? हाइट और विड्थ एक प्रॉपर्टी है सीएसएस में जिससे आप हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं एक एलिमेंट का। एलिमेंट से मुराद यानी ये हमारे पास एक H1 है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ लगाऊंगा और मैं बोलूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और बल्कि इस तरीके से नहीं, स्टाइल के अंदर मैं लिखूंगा बॉर्डर और फिर मैं लिखूंगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। द मोमेंट मैंने ये लगाया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक बॉर्डर लग गया है, ठीक है। तो ये एक हमारा एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है जिसमें बॉर्डर लगा है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हाइट और विड्थ की जब बात करते हैं ना, तो हर एक एलिमेंट का अपना कुछ हाइट और अपना कुछ विड्थ होता है, तो उसी को सेट करने से रिलेटेड हम लोग हाइट और विड्थ में समझते हैं। एलिमेंट क्या है? ये HTML एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट है, हर एक टैग एक एलिमेंट होता है, उसका हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हाइट और विड्थ आपको देखना हो तो आप इस तरीके से डेफ टूल में जाएंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब आप देखिए, हम लोग धीरे धीरे डेफ टूल को भी बार बार एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एलिमेंट्स का टैग यानी एलिमेंट्स का जो सेक्शन है ना, इस पे आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कंसोल में काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, राइट। बट HTML CSS पढ़ते वक्त आप एलिमेंट्स में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, ये हमारा एक H1 टैग है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करूंगा ताकि आपको नजर आए ये प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से नीचे लिखूंगा लाइक दिस, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोन में अगर आप देख रहे हैं आप लैंडस्केप कर लेना, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाए इस तरीके से। तब देखिए, यहाँ हमारा H1 है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए द मोमेंट मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो नीचे पे यहाँ इस जगह पर आप देखेंगे हमारा बॉर्डर आ गया, 2 पिक्सल लगा हुआ था जो हमने लगाया, ये वाला चीज, ठीक है, जो हमने लगाया। लेकिन ये आप देखिए H1, ये H1 बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लगता है, यानी ये H1 हमने जो टैग लगाया है इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है, वो इस तरीके से दिखता है। यानी इस पे आप देखिए, अब इस तरीके से आप क्लिक करके इसको एडिट नहीं कर सकते, डबल क्लिक करके यहाँ एडिट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसको हम लोग खोल बंद कर सकते हैं, बट इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है खोल बंद का। प्लस ये H1 आप देखिए थोड़ा इटैलिक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको देता है। तो बाय डिफॉल्ट H1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले इसका ब्लॉक होता है, यानी वही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फॉन्ट साइज इसका 2 EM है, जो कि इज इक्वल टू होता है 32 पिक्सल के। इसी तरीके से ब्लॉक में अगर आप देखें तो 21.44 पिक्सल लगा हुआ है स्टार्ट में, और फिर एंड में इतना लगा हुआ है। फॉन्ट वेट इसका बताया जा रहा है और बाकी डिटेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिबग करने के लिए आते हैं, यानी हम लोग ये देखना चाहते हैं इसका डिटेल, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग वहां पर खोलकर देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि जो हाइट और विड्थ होता है ना, ये इसमें हाइट और विड्थ के अंदर पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। हाइट और विड्थ जब आप किसी भी एलिमेंट का लगाते हैं तो वो पैडिंग के अंदर का वो एरिया लगता है, यानी पैडिंग के अंदर और बॉर्डर के अंदर जो एरिया होता है उस पर सिर्फ विड्थ लगता है। और इसके पहले हमने इस पे डिस्कस किया भी था पैडिंग वाले टॉपिक में कि अगर आप चाहे कि विड्थ को यानी अपना विड्थ को पैडिंग और बॉर्डर में इंक्लूड करना, यानी आप विड्थ देंगे 300, उसके बाद अगर आप पैडिंग या बॉर्डर भी दे तो 300 विड्थ से ज्यादा ना बढ़े तो आपको बॉक्स मॉडल को इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था। अब हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को सेट कैसे करके करते हैं, तो सेट करने के लिए काफी सारा आपके पास ऑप्शन मिलता है। ऑटो है जो बाय डिफॉल्ट होता है, लेंथ है, इनिशियल है, इनहेरिट है, परसेंटेज में है, हम लोग समझते हैं करके। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको हटा के एक डेव लूंगा यहाँ पर इस तरीके से। मैंने एक डेव लिया, इस डेव के अंदर मैंने बोला लॉरम 10, तो कुछ भी एक मैंने 10 लेटर का डाल दिया, मैंने सेव किया। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक क्लास लगाऊंगा और मैं इसमें बोलूंगा कि div1, और इस div1 को मैं यहाँ से टारगेट करूंगा डॉट क्लास लगा के, इस बल्कि डॉट क्लास नहीं लगाना है मुझे, डॉट div1 लगाना है, और इस तरीके से मैं एक्सेस करूंगा। अब इसमें मैं क्या
दे रहा हूँ वो आप जरा गौर से देखेंगे तो मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू। ये मैंने बैकग्राउंड कलर बनाया, जैसे मैंने सेव किया तो आप देखिए बैकग्राउंड कलर बदल गया। इसके बाद मैं इसमें दे सकता हूँ हाइट, तो हाइट में देता हूँ 200 पिक्सल, तो आप देखिए खुद ब खुद इसका हाइट 200 पिक्सल हो गया। और इसके बाद मैंने इसका विड्थ दिया लेट से 50% इस तरीके से, तो आप देखिए ये ऐसे हो गया। अब पिक्सल और परसेंट ये सब क्या है, ये यूनिट्स है। इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड चैप्टर है कि जिसमें हम लोग ये यूनिट्स और इनमें जो डिफरेंस है और इनका कन्वर्जन वगैरह वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक डिव एलिमेंट को टारगेट किया जिसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज किया। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड कलर आपको जहां तक नजर आ रहा है वो सिर्फ डिव होता है, ठीक है। अब इसमें मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड डला है। जैसे मैंने सेव किया आप देखिए इस तरीके से बॉर्डर भी आ गया। इसके बाद अगर मैं इसमें पैडिंग लगाऊं जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या कैसे काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं पैडिंग कहाँ लगा, बॉर्डर के अंदर लगा, क्योंकि पैडिंग अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी पैडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग हाइट और विड्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हाइट और विड्थ मैंने अपने एलिमेंट का सेट किया। 50% ये किस एतबार से ले रहा है, कितना जगह अभी स्पेस दिख रहा है यूआई में। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये डिव भी अपना जगह बड़ा कर रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। छोटा करूंगा तो ये डिव भी छोटा कर रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। यानी कितना जगह अभी खाली है उसके हिसाब से ये 50% लेगा। और ये जो पिक्सल है हाइट, आप देखेंगे ये नहीं कमेगा, हाइट ये नहीं कमेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, इसको मैं नीचे लेके आता हूं, अब देखिए जो हमारा हाइट है ना उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, इसको ऊपर नीचे करने में भी आप देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इवन जब मैं ऊपर कर रहा हूं तो इसमें स्क्रॉल बार आ गया। और यहाँ पर मैं इसको 200 ही कर दूं, यहाँ पर मैं इसको परसेंट की जगह 500 भी दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका विड्थ बढ़ गया, 500 हो गया इसका विड्थ, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है हाइट और विड्थ को देना, यानी इतना ही है। हाइट और विड्थ को आप ऐसे सेट कर सकते हैं, बस ध्यान हमको इतना रखना है कि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी में पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन इंक्लूडेड नहीं होता। वो हाइट और सेट करते हैं, यानी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के अंदर के एरिया को एलिमेंट में, ठीक है। और अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं पैडिंग को खास करके, तो आप बॉक्स साइज प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और हाइट के बाद हम लोग बॉक्स मॉडल भी पढ़ेंगे जिसमें इसी के ऊपर डिस्कशन होगा डिटेल में कि क्या चीज उस बॉक्स मॉडल के अंदर आता है इंक्लूडेड और क्या एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब हाइट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हाइट से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होता है जो आप काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक है मिन हाइट और एक है मिन विड्थ यानी मिनिमम, और एक है मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ। यानी जब मिनिमम हाइट आप इस्तेमाल करते हैं, ये मिनिमम विड्थ इस्तेमाल करते हैं, तो वो बताता है कि मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए और मैक्सिमम कितना हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका रियल यूज केस कैसा है, इसमें भी आप पिक्सल्स, परसेंट वो सब लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नन होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं मिनिमम हाइट, तो ये बाय डिफॉल्ट नन होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको लगा के देखेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस डिव को बंद कर देता हूँ ताकि हम लोग दोबारा से एग्जाम्पल देख सके। तो अब मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना 2 एग्जाम्पल लूंगा। एक एग्जाम्पल तो मैं इसी से लेता हूँ जिसमें विड्थ हमने 600 कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दूंगा। इसी डिव को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर माई डिव 2 लगा देता हूँ। 2 डिव आ गया आप देख रहे हैं, और इसके नीचे मैं एक और डिव 2 लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसका हाइट को हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, 100 पिक्सल पे लेके आते हैं इस तरीके से। इस डिव के अंदर भी मैं क्या करूंगा ना, बैकग्राउंड को पाउडर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों आइडेंटिकल रहे, आपको समझ में आ जाए। और इसमें भी हाइट में क्या करता हूँ, 100 पिक्सल ही कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बल्कि बॉर्डर भी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, पिक्सल सॉलिड ब्लैक। लेकिन यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा मैक्स विड्थ और इसको मैं 600 पिक्सल करूंगा इस तरीके से। तब आप देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। ये हमारा ऊपर वाला है, बल्कि 500 करता हूं मैं, तब आपको एग्जांपल प्रॉपर समझ में आने वाला है, ठीक है। दैट्स इट, मैंने सेव किया। अब आप देखिए ये ऊपर वाला विड्थ है, यानी ये ऊपर वाला डिव है जो नॉर्मल, जिसमें विड्थ 500 पिक्सल लगा है, और ये नीचे वाला है जिसमें हमारा मैक्स विड्थ लगा है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, हमने लगाया कितना है, यहाँ पर हमने बोला विड्थ 500 होना चाहिए, यानी इस एलिमेंट का विड्थ होना चाहिए 500, और यहाँ हमने बोला मैक्सिमम 500 होना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है, स्क्रीन साइज जैसे ही छोटा हुआ तो आप देख सकते हैं ये वाला विड्थ जो है ये स्क्रीन के साथ साथ छोटा हो रहा है। सेकंड वाला आप देखिए, मैं और छोटा करता हूँ, आप देखिए ये स्क्रीन के साथ छोटा हुआ, जबकि बड़े वाला डिव ये बाहर हो गया स्क्रीन के। समझ में आया। तो मैक्स विड्थ लगाने से क्या हुआ कि छोटा स्क्रीन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आया, वो डिव स्क्रीन के हिसाब से छोटा हुआ। लेकिन जब स्क्रीन को हमने बड़ा कर दिया इतना, तो आप देखिए दोनों ठीक है बिल्कुल। तो आपको समझ में आया मैक्सिमम विड्थ से मुराद क्या है। जब आप मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं तो मैक्सिमम विड्थ लेगा 500 पिक्सल तक, और जो विड्थ होता है ना वो ऐसे काम नहीं करता। जब आप विड्थ को बता देते हैं कि भाई 500 पिक्सल, वो हर सूरत में 500 लेगा। अगर स्क्रीन छोटा हो जाए तब भी वो स्क्रॉल बार देके 500 लेगा, लेकिन वो 500 से कम नहीं करेगा। जबकि ये जो विड्थ है मैक्सिमम, वो खुद को उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जो आपको मजा आ जाएगा देख के कि इसका रियल यूज कैसे करके होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, विड्थ को मैं यहाँ से क्या करूंगा, 500 कर दिया हमने, बल्कि मैं इसको यहाँ पर 100% कर देता हूँ। मैंने इसको 100% कर
कर दिया। आप देखिए अब ये पूरा हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मैक्स विड्थ जो हो वो 800 हो जाए। जैसे ही मैंने सेव किया, आप बोलेंगे कोई फर्क नहीं। अभी हम लोग ऊपर वाला डिफ के बारे में बात करें तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसको छोटा किया तो ये प्रॉपर तरीके से छोटा हो रहा है। जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया, अब देखिए ये मैक्सिमम जो 800 पिक्सल है ना, उससे बड़ा ये नहीं हुआ, ये 800 पिक्सल में जाकर रुक गया। अगर मैं इसको ही 500 पिक्सल कर दूं ना, तो अब देखिए ये 500 पिक्सल में आके रुक गया। भले ही हमने यहाँ पर 100% दिया हुआ है, अगर मैं इस 500 पिक्सल को हटा देता ना तो ये पूरा 100% लेता। आप देखिए अब ये पूरा 100% ले रहा है, लेकिन जैसे ही हमने मैक्सिमम बता दिया कि भाई ये मैक्सिमम 500 ही तक जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले ही ये खाली है पर ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। और जब छोटा स्क्रीन होने की बात है तो ये एडजस्ट भी कर लेगा उसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि आप एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना चाहते हैं, जब उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उस वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और मैं समझाऊंगा कि कहाँ इसका रियल वर्ल्ड में यूज होता है। तो हाइट क्या सेट करता है, हाइट ऑफ द एलिमेंट। मैक्सिमम हाइट क्या सेट करता है कि मैक्सिमम कितना हाइट हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। इसी तरीके से मिनिमम हाइट क्या सेट करता है, कम से कम कितना हो सकता है। तो हमारा हाइट और विड्थ भी कवर हो गया, जिसमें एक तो होता है नॉर्मल हाइट विड्थ, एक होता है मैक्सिमम लिमिट कि इतना ही बड़ा हो सकता है हाइट, इससे बड़ा नहीं होगा, और एक होता है मिनिमम कि इतना छोटा होगा, इससे छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। अब आते हैं सीएसएस के बॉक्स मॉडल पे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आप वेब डिजाइन और वेब लेआउट के बारे में बात करते हैं ना, तो बॉक्स मॉडल एसेंशियल हो जाता है सीएसएस में कि किस तरीके से एचटीएमएल में जो अलग अलग एलिमेंट है उसको आपने रैप किया है, किस तरीके से। हर बॉक्स जो होता है उसमें 4 पार्ट होता है, याद रखिए। हर बॉक्स में, हर एलिमेंट एक बॉक्स है और हर बॉक्स में 4 पार्ट होता है। एक तो वो एक्चुअल कंटेंट, यानी हमारे केस में ये एक्चुअल जो लिखा हुआ दिख रहा है ये एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है इसमें क्या पैडिंग लग रहा है, तीसरा इसका बॉर्डर, और चौथा इसमें मार्जिन क्या लग रहा है। ये सब कुछ बॉक्स मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और आपको पता है तरतीब भी ऐसी होता है, सबसे पहले आता है कंटेंट, उसके बाद आता है पैडिंग, फिर आता है बॉर्डर और फिर आता है मार्जिन। और इससे पहले का जितना भी चीज है यानी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन सब हमने पढ़ लिया है। तो अब आप इसको समझ पाएंगे। तो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट एक बॉक्स होता है जिसमें टेक्स्ट या इमेज एग्जैक्टली पोजीशन पे अपेयर करे, इसको बोलते हैं कंटेंट। पैडिंग क्या होता है कि उस कंटेंट के ऊपर नीचे लेकिन बॉर्डर के अंदर कुछ एरिया आपको खाली करना हो जो कि एम्प्टी दिखेगा, स्पेस क्रिएट करने के लिए। इसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, जो पैडिंग के ऊपर लगा होता है, पैडिंग के ऊपर आता है उसको बॉर्डर बोलते हैं। और मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर के बाहर कितना एरिया आपको खाली चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इन दोनों डिफ को मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स मॉडल। यहाँ भी मैंने लिखा बॉक्स मॉडल। हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डिव लेके आया मैंने, और मैं इसको सेव करूंगा। तो अब देखिए ये सिंपल सा हमारा एक डिव है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक डिव है। इसको मैं यहाँ से अगर स्टाइल करूँ, यहाँ पर मैं कोई नाम नहीं लेता, मैं डायरेक्ट डिव के नाम से करता हूँ, फिर इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा डिव को लिया। अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए कि भाई ये मतलब डिव कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने लाइट ग्रे लगाया, तो अब देखिए डिव का कलर बदल गया। इसके बाद मैंने इस पे विड्थ सेट किया, ठीक है, 300 पिक्सल। अब देखिए इसका विड्थ भी सेट हो गया। इसके बाद मैंने इस पे बॉर्डर दिया, क्योंकि बॉर्डर नहीं देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो मैंने इस बार बॉर्डर ज्यादा दिया ताकि आपको समझ में आए। सॉलिड, और मैंने बोला ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से। और सॉलिड का स्पेलिंग गलत हो चुका है, सॉलिड। और जैसे मैंने सेव किया तो अब देखिए ग्रीन बॉर्डर आ गया और ये सॉलिड बन गया, और यहाँ तक आपको ऑलरेडी मालूम है। इसके बाद हमने इसमें पैडिंग दे दिया 50 पिक्सल का, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया, मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल का, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमने जो यहाँ पर इतना सब कुछ किया, ये हमने बॉक्स मॉडल को समझने के लिए किया। और अगर किसी भी एलिमेंट का आप किसी भी ब्राउजर में प्रॉपर तरीके से हाइट और विड्थ को सेट करना चाहते हैं, बॉक्स मॉडल के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, जब आप कोई भी हाइट और विड्थ सेट करते हैं ना सीएसएस एलिमेंट का प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, तो इसका मतलब वो जो सेट कर रहे हैं आप विड्थ और हाइट, वो सिर्फ एक्चुअल कंटेंट एरिया का सेंड करते हैं। यानी हमारे इस केस में कंटेंट एरिया कौन सा है, सिर्फ इतना, दैट्स इट। तो आप एक्चुअली में सिर्फ इसका हाइट सेट करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर आपने पैडिंग और बॉर्डर लगाया है, आपको वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 300 लिखा है, तो जो 300 है ये पूरा 300 नहीं है, सिर्फ ये एरिया 300 है, दैट्स इट। तो ये अलग से जो एरिया हमने लगा दिया ना पैडिंग और बॉर्डर का, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं लिटिल बिट, ताकि आपको समझा सकूं प्रॉपर तरीके से, मैं इसको 20 करता हूं, बॉर्डर को 5 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन को 0 कर देते हैं, पैडिंग को 10 कर देते हैं, और यहाँ से हाइट को भी ले लेते हैं, और मैं बोल देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करूंगा जब मैं इसको, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ इस तरीके से, बल्कि 100 भी छोटा हो रहा है तो मैं इसको 200 कर लेता हूँ, बल्कि इसका कंटेंट थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस। सेव करूंगा यहाँ, एज यू कैन सी अब ये 100 हो गया। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक विड्थ सेट किया, हमने यहाँ पर एक हाइट सेट किया, हमने यहाँ पर बॉर्डर भी दिया, हमने यहाँ पर पैडिंग भी दिया, और हमने यहाँ पर मार्जिन भी दिया जो हमने 0 रखा। तो
अब एक्चुअल में आपका जो साइज है, एक्चुअल में आपका विड्थ कितना ले रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉक्स मॉडल का। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बॉक्स मॉडल के नीचे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या लगाया और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 320 लिया, 320 पिक्सल लिया, जो क्या था, हमारा कंटेंट एरिया था। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लगाया, हमारे पास पैडिंग भी है, तो पैडिंग हम लोग यहाँ पर लेंगे राइट लेफ्ट का पहले, क्योंकि हम लोग विड्थ चेक कर रहे हैं। तो राइट लेफ्ट का पैडिंग कितना हुआ, 10 पिक्सल, तो 20 पिक्सल हमारा क्या हो गया, पैडिंग राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर कितना दिया हमने, 5 पिक्सल, तो कितना हो गया, 10। आप बोलेंगे 10 कैसे, राइट और लेफ्ट, बॉर्डर क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर हो गया। तो ये टोटल कितना बना, तो ये बना टोटल विड्थ 350 पिक्सल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने हाइट कितना दिया, 100, तो 100 तो हमारा है हाइट ऑफ द कंटेंट डायरेक्ट। इसके बाद हमारा क्या है, पैडिंग, ऊपर नीचे का 10-10 यानी 20 पिक्सल का हमारा पैडिंग हो गया, क्योंकि पैडिंग ऊपर नीचे भी होगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है पैडिंग टॉप एंड बॉटम। इसके बाद सेम बॉर्डर में 5 पिक्सल यहाँ पर है, तो ऊपर नीचे 10 पिक्सल हो जाएगा बॉर्डर, तो बॉर्डर हो जाएगा 10 पिक्सल, बल्कि 10 पिक्सल यहाँ ऐसे लिखते हैं, 10 पिक्सल हो गया यहाँ पर बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम। और क्योंकि मार्जिन 0 है तो लिहाजा हम लोग मार्जिन को काउंट नहीं कर रहे। यहाँ पर कितना हुआ टोटल, तो यहाँ हो गया टोटल 130 पिक्सल। तो इससे क्या पता चला कि एक्चुअल में आपका जो विड्थ है वो 350 पिक्सल है, इसका ये टोटल 350 पिक्सल है। अगर आप इस तरीके से जाएंगे और इस पे हवर करेंगे इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ के राइट हैंड साइड में आपको कितना दिखा रहा है, 349.33 यानी वही अप्रोक्सीमेटली 350 पिक्सल, और हाइट कितना दिखा रहा है, 129.33 यानी अप्रोक्सीमेटली 130। तो ये एक्चुअल हाइट है आपका जो यूआई में ले रहा है, लेकिन आपने तो हाइट दिया है 320, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रियल हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने मार्जिन को इसलिए 0 रखा क्योंकि एक्चुअल में बॉक्स मॉडल के अंदर मार्जिन नहीं आता, यानी बॉक्स मॉडल ये जो बॉर्डर है ना यहाँ तक आके खत्म हो जाता है, लेकिन मार्जिन भी इफेक्ट करता है ओवरऑल हाइट और विड्थ को, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये चीज हमने इन डिटेल डिस्कस भी किया था बॉक्स साइजिंग में। अब आप बोलेंगे बॉक्स साइजिंग और बॉक्स मॉडल में फिर क्या फर्क है। बॉक्स साइजिंग में ये होता है ना कि आप पैडिंग को विड्थ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और बॉर्डर को विड्थ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया बॉक्स साइजिंग और बॉक्स बॉर्डर, तब देखिए ये छोटा हो गया खुद ब खुद। आपने देखा ये छोटा हो गया, ये छोटा इसलिए हुआ ना क्योंकि अब ये जो 5 पिक्सल का बॉर्डर है जो चारों डायरेक्शन में मिला के 20 होना था, और ये जो पैडिंग है जो टोटल 40 होना था, अब ये सब कुछ इतना ही विड्थ और इतना ही हाइट के अंदर फिट होगा। समझ में आया। यानी अब आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको प्लस माइनस करके, आप सिंपल से ये बोलेंगे कि भाई विड्थ मेरा अब इतना ही है। आपको यकीन अगर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, F12 दबाऊंगा, यहाँ जाके इसको क्लिक करके और इस पे हवर करूंगा। आप देखिए द मोमेंट मैंने इस पे हवर किया तो आप देख सकते हैं div 320x100 यानी विड्थ 320 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। तो बस यही फर्क है कि अगर आप बॉक्स साइजिंग का इस्तेमाल करेंगे तो जो पैडिंग है और जो बॉर्डर है वो आ जाएगा विड्थ में, यानी विड्थ के अंदर इंक्लूडेड। तो जो विड्थ आप देंगे वो एक्चुअल विड्थ ही शो होगा। लेकिन अगर आप बॉक्स साइजिंग इस्तेमाल नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, तब आपको बॉक्स मॉडल का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया। बॉक्स मॉडल क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं होता, इस वजह से हम लोग बॉक्स मॉडल में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर सम रीजन बॉक्स साइजिंग यूज कर रहे हैं तो फिर बॉक्स मॉडल यानी आपको उसका बॉक्स मॉडल का टेंशन नहीं लेना। क्यों, क्योंकि मार्जिन वैसे भी इंक्लूडेड होता नहीं है बॉक्स मॉडल में, मार्जिन यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, बॉर्डर और पैडिंग यहाँ इंक्लूड है, वही बॉक्स मॉडल में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अगर आप बॉर्डर बॉक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉक्स मॉडल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉक्स मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपके पास। सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए दोनों किस तरीके से रिलेट होता है। काफी इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको बंद करते हैं, छोटा करते हैं, इसको भी छोटे करके बंद करते हैं और इसको भी छोटा करके बंद करते हैं। एक टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज, मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, विच इज आउटलाइन। अब आप बोलेंगे ये आउटलाइन क्या है। आउटलाइन, इसको बंद करते हैं और इसी को आउटलाइन में ले लेते हैं। ठीक है, अब आउटलाइन क्या होता है वो समझिए। आउटलाइन जो होता है ना, आउटलाइन इज अ लाइन ड्रॉ अराउंड एन एलिमेंट आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। यानी जिस तरीके से बॉर्डर आता है ना, आउटलाइन भी वैसे होता है, लेकिन फर्क इतना है कि आउटलाइन जो लाइन बनाता है ना वो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर होता है, एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर। अब आप बोलेंगे बॉर्डर के बाद तो मार्जिन आता है, हाँ बॉर्डर के बाहर मार्जिन आता है, लेकिन बॉर्डर और मार्जिन के बीच में आउटलाइन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कुछ आता है, तो हाँ सीएसएस आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इतना कुछ आता है। तो मैं इसका एक डेमो दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से आउटलाइन वो दिखेगा और किस तरीके से कैसे वो होता है। तो मैं एक सिंपल सा डिव को यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, यानी यहाँ पर नहीं करूंगा, मुझे तो सीएसएस में
इसमें स्टाइल टैग में जाके करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने एक डिव को यहाँ से टारगेट कर लिया। अब इसमें मैं क्या लगाता हूँ, सबसे पहले तो मैं बॉर्डर लगाऊंगा, क्योंकि सर जाहिर सी बात है बॉर्डर लगाऊंगा नहीं तो आपको फर्क समझ में आएगा नहीं। तो पहले मैंने बॉर्डर लगाया और मैंने बोल दिया भाई ये सॉलिड है, और मैंने बोल दिया ये ब्लैक कलर का है। आप देखिए जैसे ही मैंने बोला तो यहाँ पर आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बॉर्डर लग चुका है। नाउ यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन भी लगाता हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आए। मार्जिन को हमने ऑटो कर दिया, सेव किया हमने। इसके बाद हम लोग कुछ पैडिंग भी लगा देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल, सेव किया हमने। और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आउटलाइन भी लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे आउटलाइन। अब देखिए आउटलाइन लिखा हुआ आ गया। अब आउटलाइन को भी बॉर्डर के तरह आप बोल सकते हैं। तो लेट्स से मैं बोलूंगा ग्रीन, और यहाँ पर मैं बोलूंगा लेट्स से 10 पिक्सल, और मैं बोलूंगा सॉलिड। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आया ये। यहाँ पर तो हमारा बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर के पार में यानी जिस जगह पे मार्जिन आता है वहां पर हमारा क्या दिख रहा है, आउटलाइन। अगर मैं डेफ टूल में जाऊं और इसमें हवर करूं तो आप देखिए यहाँ पर कलर को ऑब्जर्व करना सीखे। यहाँ पर दिखा रहा है ब्लू, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पैडिंग का कलर ग्रीन, और जो बॉर्डर का एरिया उसको ब्राउन दिखा रहा है। राइट, बॉर्डर के एरिया को ब्राउन दिखा रहा है। और ये बॉर्डर के बाहर जब मैं ऐसे हवर कर रहा हूँ तो अब ये पूरा इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर मैं मार्जिन को 20 पिक्सल कर दूं, जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिन कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? क्या ये लाइन के पीछे से कैलकुलेट हो रहा है मार्जिन, या बॉर्डर के पार से कैलकुलेट हो रहा है? ये जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो पैडिंग आता है, यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर आउटलाइन है, और इसके बाद से पैडिंग मार्जिन आता होगा। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे यहाँ से तो आप देखिए यहाँ पर आपको लगता है एक शॉकिंग झटका। वो झटका कुछ ऐसे है कि अब आप तरतीब समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आउटर लेयर बनता है। ब्लू वाला कंटेंट है, ग्रीन वाला पैडिंग है, ग्रीन के बाद आपको एक पतला सा ब्राउन बॉर्डर दिख रहा है, एकदम पतला वाला वो बॉर्डर है। उसके बाद एक मोटा वाला दिख रहा है ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का, वो आपका आउटलाइन है। और उसके बाद जो दिख रहा है वो आपका मार्जिन होता है। ठीक है, तो मार्जिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑटो रखते हैं मार्जिन को। ठीक है, हमें मार्जिन फिलहाल नहीं दे। तो ये इस तरीके से आपका आउटलाइन नजर आता है। इतना आपको क्लियर है। अब आउटलाइन और बॉर्डर में काफी फर्क है। कैसे फर्क है, कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। आउटलाइन जो होता है ना, वो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर ड्रॉ होता है, पहला बात। दूसरा, वो किसी और कंटेंट के साथ ओवरलैप कर सकता है, यानी आपस में मिल सकता है, जबकि बॉर्डर नहीं मिलेगा कभी भी। बॉर्डर कभी भी एक दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं मिलेगा। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप पोजीशन प्रॉपर्टी लगा के मिला, दैट इज डिफरेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आउटलाइन जो होता है वो एलिमेंट का डिमेंशन का पार्ट नहीं होता। एलिमेंट का डिमेंशन का मतलब जो एलिमेंट का हाइट और विड्थ है ना, उसका हिस्सा नहीं है आउटलाइन। ठीक है, एलिमेंट का जो टोटल हाइट और विड्थ है वो इफेक्ट नहीं होता आउटलाइन से, याद रखिए। यानी जैसे हमने पैडिंग इंक्रीज किया, मार्जिन पैडिंग इंक्रीज किया और बॉर्डर इंक्रीज किया तो ओवरऑल हाइट और विड्थ में चेंजेस आया ना, बॉक्स मॉडल में हमने अभी देखा। लेकिन आउटलाइन के केस में ऐसा नहीं है। आउटलाइन जो है वो आपके एलिमेंट का विड्थ और हाइट को नहीं छेड़ता है। ठीक है, तो ये तो आउटलाइन से रिलेटेड आपको काफी सारी चीज मालूम चल गया। इसके बाद आउटलाइन का काफी सारा प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल जैसे बॉर्डर का। जैसे बॉर्डर स्टाइल था वैसे आउटलाइन स्टाइल है, जैसे बॉर्डर कलर था वैसे आउटलाइन कलर है, आउटलाइन विड्थ है, और एक आउटलाइन ऑफसेट भी है। ऑफसेट क्या करता है, वो क्या करता है ना कि स्पेस को ऐड करता है आउटलाइन के और बॉर्डर के दरमियान थोड़ा सा। और एक आउटलाइन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है जैसे बॉर्डर में होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं ना, तो इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ और इसको यहाँ पर एक डिब लेता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर काफी सारा क्लास को पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि सिंगल लाइन में ये दिख जाए। ठीक है, बढ़िया। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक हो गया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर टाइल लगा दिया। अब ये डिव क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है इस डिव के वजह से, इसको हम लोग कमेंट आउट करेंगे और मैं यहाँ पर ऐसे CSS लगा देता हूँ। अब देखिए द मोमेंट हमने यहाँ पर CSS लगाया, अब देखिए यहाँ पर ये खुद से CSS सब में ये अब बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है, ये आउटलाइन है। और मैं एक काम क्या करूंगा ना, यहाँ से P को टारगेट करके डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल दे दो, यानी हर इसमें 5 पिक्सल पैडिंग आ गया। और साथ ही साथ आउटलाइन का कलर मैं दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आउटलाइन कहाँ से कहाँ तक है। जैसे मैंने सेव किया तो आप देखिए आउटलाइन का कलर आ चुका है ग्रीन, इस तरीके से एज यू कैन सी। आउटलाइन को लेट्स से मैं अगर 5 पिक्सल कर दूं तो आप देखिए ये आउटलाइन 5 पिक्सल का हो गया। ठीक है, तो आमतौर पे आपको देख के लगेगा कि भाई ये बॉर्डर है, लेकिन आप ये चीज गौर कर सकते हैं कि इसके बीच में काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। अगर मैं इस 5 को 15 कर दूं ना, तो आप देखिए इसके दरमियान एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आउटलाइन है ना के बॉर्डर। और एक चीज याद रखना कि आउटलाइन के बारे में भी हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं किया आउटलाइन स्टाइल, तो बाकी कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करके काम करते हैं। ठीक है, मसलन मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। और इसको यहाँ से बंद करते हैं, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इस डिफ को भी यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक डिप लिया, उसके अंदर मैंने EX1 EX2 इस तरीके से लिया जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये जो डिप यहाँ पर दिख रहा है इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, इसको हम यहाँ से कमेंट करते हैं, दैट्स इट, ये हमें दिख रहा है। और जो CSS है ना उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, जैसे मैंने सेव किया, अब देखिए ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको मालूम है इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया अपने कोड से, ठीक है। पैडिंग 5 पिक्सल दिया, तो आप देखिए क्योंकि सब पी को टारगेट किया जा रहा है तो आप देखिए पैडिंग हर जगह 5 पिक्सल है, पैडिंग चेंज नहीं हुआ। स्टाइल सब में क्या लगाया, सॉलिड लगाया, तो आप देखिए सब में सॉलिड है। आउटलाइन सब में ग्रीन लगाया, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर विड्थ में चेंजेस किया, इसमें थिन दिया तो ऐसे है, इसमें मीडियम दिया, इसमें थिक दिया और इसमें 8 पिक्सल बताया तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टाइल लगना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर मैं स्टाइल को यहाँ से कमेंट आउट कर दूं और सेव करूं, आप देखिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टाइल लगाना जरूरी है। इसी तरीके से मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, कोड आपके पास होगा और इसको यहाँ से बंद करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। अब मैं नीचे आके क्या करूंगा, आपको दूसरा एक प्रॉपर्टी दिखाने लगा हूँ यहाँ पर मैं, विच इज बॉर्डर, बल्कि बॉर्डर नहीं, आउटलाइन का कलर्स। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे ना तो पी टैग को टारगेट करके हमने सब में बॉर्डर लगा दिया है। तो आप देखेंगे अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो देखेंगे सबके पास एक बॉर्डर है, बल्कि मैं बॉर्डर का साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देखिए सबके पास एक बॉर्डर है, 4 पिक्सल ब्लैक, सबके पास बॉर्डर है। लेकिन उसके अलावा पैडिंग भी है जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, यानी पहले पैडिंग फिर ब्लैक बॉर्डर, और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा रेड हो गया, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया आउटलाइन। तो हमने आउटलाइन कितना बनाया, ये कलर को रेड कर दिया सॉलिड, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बॉर्डर का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते थे वैसे आउटलाइन का भी कर सकते हैं। हम लोग आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि कब बॉर्डर इस्तेमाल करना है, कब आउटलाइन इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस में सीखेंगे। पर अभी मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से। इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमारे पास ये चीज मौजूद है, यहाँ एलिमेंट में ऑलरेडी ये चीज मौजूद है और इसके लिए CSS मैंने उठा के लाया और यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब आप देखिए इसको डिकोड करिए, क्या है, क्लासेस ऑलरेडी लगा हुआ है हमारे पास। पहले मैंने क्या किया, एक पी टैग लिया जिससे मैंने पूरा पी को टारगेट किया और सब में 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, जिसमें आपको ब्लैक सब में दिख रहा होगा, और पैडिंग हमने सब में दिया जिसमें सब में स्पेस आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका आउटलाइन डैश कर दिया और बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर दिया, क्योंकि बॉर्डर लगा है तो बॉर्डर रेडियस चेंज हो सकता है, ठीक है। और आप एक चीज गौर करेंगे कि हमने बॉर्डर रेडियस लगाया है लेकिन आउटलाइन उसको फॉलो कर रहा, ठीक है, बॉर्डर को आउटलाइन फॉलो कर रहा। यहाँ पर आप देखिए हमने डॉटेड और रेड लगाया, और आउटलाइन में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे लिख रहे हैं आप देखिए, यानी आउटलाइन में हम लोग दो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, डॉटेड भी दिया रेड भी दिया, बिल्कुल बॉर्डर की तरह। तो यहाँ क्या हो गया, ये डॉटेड भी है और रेड भी है, और क्योंकि सब बॉर्डर हमारा राउंड में है बॉर्डर रेडियस की वजह से, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी दे दिया, एक हमने दिया 7 पिक्सल, सॉलिड और येलो, और आप देखिए 5 पिक्सल रेडियस लगाए तो पूरा ये तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 प्रॉपर्टी दिया और यहाँ भी 3 प्रॉपर्टी दिया और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर बढ़ा, ठीक है। तो जिस तरीके से बॉर्डर यूज होता है वैसे ही आउटलाइन का भी यूज होता है, यानी प्रॉपर्टी के एतबार से दोनों लगभग सेम है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से दोनों में काफी ज्यादा फर्क है, जो डिफरेंस हमने इन डिटेल देख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से बंद करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा पी टैग लेता हूँ और मैंने सेव कर दिया। ये सिंपल सा हमारा पी टैग है, और पी में ऑलरेडी हमारा बॉर्डर इसलिए आ गया क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी पूरा लगा हुआ है। मैं इसको भी यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पी से रिलेटेड क्लासेस लेकर आता हूँ, पी टैग से रिलेटेड यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्लासेस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने मार्जिन 30 दिया, तो ऊपर से नीचे से राइट से लेफ्ट से मार्जिन आ गया, बढ़िया। इसके बाद हमने पैडिंग दिया है, तो आपको पता है पैडिंग कहाँ आ रहा है, ये वाला एरिया में पैडिंग आ रहा है बॉर्डर के अंदर, ये क्योंकि बॉर्डर क्या है ब्लैक कलर का है, तो ये हमारा बॉर्डर है ब्लैक कलर का, ये बॉर्डर आ गया। इसके अंदर क्या है, ये पैडिंग का एरिया, ये जो ऊपर में आपको खाली दिख रहा है ब्लू लाइन के और बीच में, ये पैडिंग है 5 पिक्सल का। तो 5 पिक्सल ऊपर, 5 पीछे, 5 नीचे, 5 राइट और 5 लेफ्ट। तो पैडिंग समझ में आ गया, एक्चुअल कंटेंट समझ में आ गया, ये बॉर्डर समझ में आ गया है। अब आप देखिए नीचे बैकग्राउंड ये तो दिख रहा है आपको, मार्जिन भी आपको समझ में आ गया कि ये एरिया है मार्जिन का। अब आप देखिए यहाँ पर आउटलाइन हमने दिया है 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो मार्जिन है, ये तो आउटलाइन है, ये तो बॉर्डर है और इसके अंदर पैडिंग है और ये कंटेंट है, तो भाई ये बीच में जो खाली जगह है यानी बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जो जगह है वो क्या है, उसको कहा जाता है ऑफसेट। तो आउटलाइन का ऑफसेट जब आप लगाते हैं ना, तो आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में वो स्पेस क्रिएट करता है, समझ में आ गया। तो अब ये कैसे बना, अंदर में कंटेंट, बल्कि मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अंदर में हो गया कंटेंट, उसके बाहर है हमारा पैडिंग, उसके बाद है हमारा यहाँ से बॉर्डर, उसके बाद हमारा यहाँ से है ऑफसेट, उसके बाद हमारा है आउटलाइन और उसके बाद हमारा है मार्जिन, ठीक है। और अगर बाहर से देखेंगे तो पहले मार्जिन, आउटलाइन, ऑफसेट, बॉर्डर, पैडिंग एंड देन कंटेंट, इतना कुछ, ठीक है। बॉक्स मॉडल में सिर्फ बॉर्डर तक आता है,
ठीक है। बॉर्डर तक कवर होता है बॉक्स मॉडल में, लेकिन बॉर्डर के बाहर जो मार्जिन आता है, सिर्फ सिर्फ मार्जिन, वो भी हाइट और विड्थ को इफेक्ट करता है, लेकिन जो आउटलाइन आता है वो इफेक्ट नहीं करता, हमने ऑलरेडी देखा। और ऑफसेट खास करके इस्तेमाल होता है कि बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में स्पेस लाने के लिए। क्लियर हो गया आपको? बढ़िया। इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। मैं इसको सेव करूंगा, जाहिर सी बात है आपको सब कुछ क्लीन दिखेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, विच इज रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आप इसको इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके नीचे मैं इस तरीके से टेक्स्ट लेता हूँ, मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमें प्रॉपर तरीके से ये हमारा टेक्स्ट आ गया। बढ़िया, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर एक एंकर टैग दिया जिसको ब्लैंक दिया ताकि ये न्यू पेज में खुले, और एक रैंडम सा हाइपरलिंक डाल दिया यहाँ पर। यहाँ जाके भी मैं वही लिखूंगा कमेंट के अंदर कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर आके, और अब देखिए इस वजह से अब मैं कॉपी पेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ ना, क्योंकि अब आपको ग्रैप्स मिल चुका है, आप समझ चुके हैं सीएसएस लिखते हैं कैसे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं लिख के बता रहा था, अभी टाइम बचाने के लिए मैं इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ ताकि लिखने में हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। हाँ, बट जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं लिख कर ही समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप देखिए इतना खूबसूरत टेक्स्ट बन गया, कैसे बना देखिए इसको। सबसे पहले हमने डिव को टारगेट किया, हमारे पास एक डिव मौजूद है यहाँ पर एज यू कैन सी। तो हमने डिव पे क्या लगाया? हमने बोला भाई बॉर्डर 1 पिक्सल कर दो। आप देखिए 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया, बॉर्डर का कलर ग्रे कर दिया हमने, ठीक है बढ़िया, और पैडिंग 8 पिक्सल रखा, तो ये 8 पिक्सल चारों डायरेक्शन से आ गया। ठीक है, H1 को हमने टारगेट किया और आप देख सकते हैं डायरेक्ट एलिमेंट को पकड़ के हमने टारगेट किया है। हमने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हमारा H1 था, ये सेंटर में हो गया। मैंने बोला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने अपर केस यानी कैपिटल में कर दिया। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आगे हम लोग ये सब प्रॉपर्टी को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बताने का ये मकसद है कि ये सब एग्जिस्ट करता है इसमें, तो एक बार में मैंने दिखा दिया, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कलर चूज कर लिया हमने, तो जाहिर सी बात है ये तो आपको पता है हेक्साडेसिमल से या किसी भी तरीके से आप कलर चूज कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमने क्या किया? हमने बोला टेक्स्ट इंडेंट, यानी इंडेंट से क्या होता है आपको पता है, इंडेंटेशन आता है स्टार्टिंग में। तो जब मैंने टेक्स्ट इंडेंट दे दिया तो 50 पिक्सल, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट जहां से स्टार्ट होगा वहां पर इंडेंटेशन आ जाएगा। उसके बाद मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, इससे क्या होता है जैसे मैं इसको कमेंट आउट करता हूं तो आप देखेंगे गौर से क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, और जैसे मैं इसको करूंगा तो आप देखिए थोड़ा सा ये स्पेस आ गया टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, टेक्स्ट अलाइन इवन है, जस्टिफाई है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग, यानी लेटर के दरमियान स्पेस कितना है। अगर मैं इसको कमेंट करके सेव करूं, आप देखिए लेटर के दरमियान यानी राइट लेफ्ट में भी और ऊपर नीचे में भी स्पेसिंग कम हो गया। इसको मैं ऐसे करूं तो आप देखिए स्पेसिंग बढ़ गया। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और एंकर टैग में तो डेकोरेशन नन कर दिया हमने ताकि लाइन ना दिखे, और कलर बदल दिया। दैट्स इट, इतना ही सिंपल काम किया हमने। तो बहुत कुछ वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा डेमो हमने यहाँ पर दिया। अब बकायदा एक एक करके टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। और क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा सा सीएसएस में इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है, आपको पता है कोड कैसे लिखते हैं, सीएसएस का सिंटैक्स आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एचटीएमएल लिखते वक्त भी कहीं एक सीएसएस का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे। अब बस आपने टेक्निकल वे में सीएसएस को समझ लिया, तो इस वजह से मैं कोड लिखकर समझाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है नहीं कि मुझे समझाना पड़े। जहां पर डिफिकल्टी आएगा वहां पर मैं जरूर समझाऊंगा, और जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें तो हम लोग समझाएंगे, मतलब मैं समझाऊंगा ही। ठीक है, तो इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर ये गोल है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट डायरेक्शन से रिलेटेड इन डिटेल। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो ये हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से H1 लूंगा यहाँ पर, और मैं बोलूंगा हेडिंग 1, फिर यहाँ से मैं H2 लूंगा और मैं बोलूंगा हेडिंग 2, H3 लेने के बाद हेडिंग 3। मैं सेव कर दिया, 3 हेडिंग आपको दिख गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा मैं ऊपर गया स्टाइल टैग के पास, और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, मैंने बोला H1, और अब मैंने बोला सिंपल सा टेक्स्ट अलाइन, और मैंने बोला सेंटर, यानी अब ये टेक्स्ट सेंटर में दिखेगा। जैसे मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला H2, और उसके बाद मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन, और मैंने बोल दिया राइट, तो जाहिर सी बात है ये राइट हैंड साइड में दिखेगा एज यू कैन सी। इसके बाद मैंने क्या बोला H3, और मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट में बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही होता है, तो लिहाजा ये लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जस्टिफाई क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। लेट से मैंने यहाँ पर एक पी लिया, एक पी टैग लिया और लॉरम 10 लगा दिया इस पे, तो अब देखिए मेरे पास एक सिंपल सा आ गया। अब इस पे अगर मैं जस्टिफाई लगा के दिखाऊं ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स होगा, टेक्स्ट अलाइन में मैंने बोला जस्टिफाई, तो ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? करेगा भी नहीं। उसका पीछे रीजन क्या है? इसको मुझे डिव में लगाना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए मैं यहाँ पर पी के जगह इसको डिव बनाता हूँ, क्योंकि जस्टिफाई काम ही करता है विड्थ के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर जस्टिफाई को रहने देते हैं। यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा दूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और मैंने रेड
हाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया पैडिंग 10 पिक्सल के अराउंड दे दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर विड्थ दिया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, 200 पिक्सल का हमने विड्थ दिया और सेम एज हमने हाइट भी 200 पिक्सल का दे दिया। अब आप देखिए क्या होगा। अब आप बोलेंगे अच्छा क्या हुआ, समझ में नहीं आया। जैसे जस्टिफाई को मैं हटाऊंगा, आप जरा टेक्स्ट को देखना, वो करीब करीब हो जाएगा। एज यू कैन सी टेक्स्ट करीब करीब हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने जस्टिफाई दिया ना, इसके बचे हुए विड्थ के हिसाब से हर वर्ड आपस में सेम स्पेस बांटने का। अब आप देखिए, ठीक है, हर वर्ड आपस में सेम स्पेस बांट लिया, ठीक है। तो ये फर्क होता है जस्टिफाई में। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, विड्थ को मैं 400 कर दूं, तो अब आप देखिए क्या हुआ। जितना भी टेक्स्ट इस लाइन पे आ पाया, आपस में उसने सेम स्पेस को साथ में रखा, एज यू कैन सी, ठीक है, एकदम सेम रखा, ठीक है। अगर मैं जस्टिफाई को हटा दूं, तो आप देखिए अब क्योंकि ये बड़ा है तो ये इस तरफ में नहीं आ पाया। अगर थोड़ा सा और ये डिव बड़ा होता, जैसे कि 450, तब ये इजिली आ जाता, लेकिन क्योंकि ये 400 था तो नीचे वाला यहाँ नहीं आ सकता था, तो यहाँ पर खाली रह गया जगह। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे सिनेरियो में जगह खाली हो, आप जस्टिफाई लगा देंगे इसमें, सो दैट्स इट, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। बहुत हैंडी और बहुत यूजफुल टूल है, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कब इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करें। एक रियल वर्ल्ड यूज केस हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब वो क्या करता है, उसका एग्जांपल भी मैं आपको यहीं से दूंगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर आके मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। बल्कि इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, जो कि बेहतर होगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, इसको यहाँ से अप्लाई करूंगा। दैट्स इट। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करूंगा। इसको बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपल सा पी टैग बनाया जिसमें ए क्लास दे दिया, यहाँ पर मैंने पी टैग बनाया जिसमें बी दिया और सी दिया। कर क्या रहा हूँ आप जरा गौर से देखें। पहले मैं तीनों को बंद करता हूँ एक एक करके, फिर मैं आपको समझाने लगा हूँ। मैंने जैसे सेव किया, अब आप देखिए ये जो टेक्स्ट अलाइन लास्ट है ना, वो खास करके जो लास्ट वाला टेक्स्ट होता है उसको सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैंने पी ए में टेक्स्ट अलाइन राइट किया ना, तो ये जो लास्ट वाला था ना, आप देखिए ये राइट में चला गया, सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है। सेम एज मैंने जब इसको सेंटर किया तो लास्ट वाला सेंटर में आ गया, और जब मैंने इसको जस्टिफाई किया तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला किस तरीके से जस्टिफाई हो गया। यानी 3 वर्ड था, इसने आपस में पूरा का पूरा स्पेस ले लिया, ठीक है। और ये जस्टिफाई का मतलब यही काम करना कि दरमियान में सेम स्पेस लेना, सेंटर का मतलब सेंटर कर देना, और राइट का मतलब राइट कर देना। लेकिन किस पर काम होगा, पूरा पैराग्राफ पे नहीं, सिर्फ लास्ट पर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो ये भी काफी सिंपल था, रेयर यूज केस इसका है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसका यूज केस भी होता है। इसको मैंने पूरा का पूरा कमेंट आउट किया यहाँ से, और मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है। ये तो हमने जितना भी अलाइनमेंट देखा वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था ना टेक्स्ट का, यानी हॉरिजॉन्टल में हुआ। अब वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है कि वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी एक होता है, वो सेट करता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरीके से होगा। और इस प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी इनमें से वैल्यू रख सकते हैं, यानी आपका बेस लाइन हो सकता है, यानी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, जैसे डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे हाइट पे वैसे, ठीक है। और मैंने यहाँ कमेंट किया इस वजह से ये व्हाइट हो गया। लेंथ होता है इस तरीके से, सब होगा, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आपको पता है, टॉप टेक्स्ट टॉप, मिडिल बॉटम टेक्स्ट बॉटम, ठीक है। अब उनका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया कुछ H2 और P टैग्स, एज यू कैन सी, और उसके बाद जैसे ही हमने इसको लगाया इस तरीके से, तो अब आप कहेंगे क्या हुआ क्या इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इमोजी इमेज लेके आता हूँ, ठीक है, बल्कि आइकन लेके आता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा इमोजी इस्तेमाल किया, एज यू कैन सी। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये इस तरीके से, ये वाला छोटा सा, ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस एसआरसी को यहाँ से उठाऊंगा और बाकी सारी जगह जो एसआरसी है उस पर ये डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि सब में ये आ जाए और डिफरेंस मैं आपको यहीं से समझा सकूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी सेव किया और यहाँ पर भी सेव किया, दैट्स इट। तो अब आप जरा गौर फरमाएंगे अगर, तो आप देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना, ऑरेंज स्क्वायर वगैरह, ये जो है ये एक्चुअल में अलाइनमेंट होता है डिफॉल्ट वाला। लेकिन हमने सबसे पहला इमेज जो था ना, ये हमारा इमेज ए है। तो इमेज ए के लिए हमने क्या क्लास लगाया, कुछ भी क्लास नहीं लगाया। इसका मतलब इमेज ए जो दिख रहा है ना, ये अपने डिफॉल्ट पोजीशन में है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको हल्का सा, और तब देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। ये कैसे आपको मिडिल में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बेस लाइन है और टेक्स्ट आपका ऐसे दिखेगा, हल्का ऊपर, यानी मिड में दिखेगा। लेकिन जो बी इमेज था वो हमने टॉप कर दिया। तो आप देखिए टॉप का मतलब क्या है, आप देखिए इस तरीके से बेस लाइन के एकदम टॉप में दिख रही है, इस तरीके से। इसके बाद हमने सी पे क्या किया, बॉटम कर दिया। तो आप देखिए ये एकदम नीचे आ गया, एज यू कैन सी, देखिए बेस लाइन के एकदम नीचे ये दिख रहा है। इसी तरीके से हमने वर्टिकल सबस्क्रिप्ट कर दिया, तो सबस्क्रिप्ट भी नीचे की तरफ होता है और सुपरस्क्रिप्ट भी ऊपर की तरफ होता है, ये ठीक है। यानी सबस्क्रिप्ट और बॉटम, सुपरस्क्रिप्ट और टॉप लगभग सेम काम करता है। तो ये होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बेस लाइन है, इसके हिसाब से टेक्स्ट कितना ऊपर और कितना नीचे होगा। जैसे कि आप फिजिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो किस तरीके से आप H2 लिखते हैं ना, तो वो जो 2 लिखते हैं नीचे वो सबस्क्रिप्ट होता है। और जैसे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में स्क्वायर रूट वगैरह लिखते हैं, रेज टू द पावर वगैरह लिखते हैं, वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने रिलेट कर लिया होगा इजिली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट
इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। कोई कैलकुलेशन वगैरह को अगर आपको दिखाना हो तब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूंगा और यहाँ से इसको बंद करता हूँ। कोड हमारा काफी ज्यादा हो गया, 400 लाइन क्रॉस कर दिया हमने और सिर्फ CSS ही हमने 200 लाइन का यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो आप खुद सोचिए 200 लाइन अगर मैं हाथ से लिखता तो काफी टाइम भी लगता, और क्योंकि अब CSS का टॉपिक थोड़ा सा इजी की तरफ आ रहा है, यानी आपको फंडामेंटल कवर हो चुका है, तो इस वजह से जो जो टॉपिक में भी नेसेसरी नहीं है कि मैं लिख के समझाऊं, मैं वहां पर कोड को सीधा आपके सामने लेके आ जा रहा हूँ, जिससे टाइम बचे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है जो कि शायद ही आप इस्तेमाल करेंगे, विच इज कॉल्ड टेक्स्ट डायरेक्शन। तो मैं एक पी टैग लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई एम पी टैग, और बेचारा को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अब इसके साथ हम लोग काम ये कर सकते हैं ना कि मैं यहाँ से पी को टारगेट करूंगा और सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन, बल्कि डायरेक्शन डायरेक्शन इस पे जाके मैं क्या बोल सकता हूँ, LTR यानी लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, और एक है RTL यानी राइट टू लेफ्ट। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब आप देखिए IMP टैग ये राइट से लेफ्ट में स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है यूनिकोड BD। यूनिकोड BD क्या करता है, द लेवल ऑफ एम्बेडिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई डायरेक्शनल एल्गोरिदम। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बाई डायरेक्शनल ओवरराइड यहाँ पर एक फंक्शन होता है। जैसे इसको आप सेव करेंगे तो अब देखिए अब ये क्या हुआ, यानी अब इसने पूरे वर्ड को ही उल्टा कर दिया, यानी आई को पीछे कर दिया, ए को उसके बाद कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया। आप बोल सकते हैं मिरर इफेक्ट बना दिया, ठीक है। तो बाजू का आपको इसका जरूरत पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो पहला चीज इसने क्या किया था, डायरेक्शन को सिर्फ राइट से लेफ्ट किया था, लेकिन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो सेम था, यानी आप राइट से पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना शुरू IMP टैग ही करेंगे, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ नहीं आया कि IMP टैग, लेकिन जैसे ही आपने बाई ओवरराइड कर दिया ना, BD ओवरराइड, अब इसने पूरा उसको मिरर इफेक्ट कर दिया। तो I उसके बाद A फिर MP टैग, और इवन जो लिखा हुआ भी है ना, आप देखिए वो बिल्कुल मिरर की तरह लिखा, ठीक है। यानी इस तरीके से नहीं लिखा है कि IAMMPTAG टैग, बल्कि उल्टा हो गया। अगर उल्टा पढ़ेंगे तो आप देखिए गेट P मैं I, यानी कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका भी इस्तेमाल कभी कभी रेयर केसेस में खो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके पास इसका कोड भी रहे, और ये सिंपल सा है कि इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी जो है उससे आप अपीयरेंस टेक्स्ट का, यानी टेक्स्ट कैसे दिखेगा उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मेजरली 4 चीजें आप सीखते हैं। एक है टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन, एक है टेक्स्ट डेकोरेशन में कलर, और एक है टेक्स्ट डेकोरेशन में स्टाइल, और एक है टेक्स्ट डेकोरेशन में थिकनेस, ठीक है। जब बात करें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के बारे में ना, जो भी कोई टेक्स्ट में आप जब लाइन ऐड करते हैं तो उसका डेकोरेशन कैसे होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आप सेट करते हैं। तो इसमें मेजरली 4 प्रॉपर्टी होता है। एक होता है नन, यानी लाइन होगा ही नहीं। एक होता है अंडरलाइन, जो कि बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में मिलता है और हम लोग उसको नन करते हैं। हमने इससे पहले कई मर्तबा किया है, जिससे हम लोग उसका अंडरलाइन को हटाते हैं, वो यहीं से होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओवरलाइन यानी लाइन के ऊपर, और एक होता है थ्रू लाइन। तो ये क्या होता है, कैसे दिखता है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर कमेंट लिख के बताता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, सेव कमेंट में यहाँ भी लिखूंगा विच इज टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ बेसिक सा लाइन ला के रख दिया, एक H1 लिखा, एक H2 लिखा, H3 लिखा, और फिर EX लगा के कुछ बेसिक से स्ट्रॉन्ग टैग वगैरह में लिख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका CSS पेस्ट करता हूँ। देखिए द मोमेंट मैंने पेस्ट किया तो हर एक को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। ये H1 है, और इसके ऊपर जब हमने ओवरलाइन किया टेक्स्ट डेकोरेशन में, तो इसका मतलब होता है इस तरीके से, यानी टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। लाइन थ्रू का मतलब ये होता है बीच से कटा हुआ, ठीक है। बहुत टाइम आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उस केस में ये इस्तेमाल होगा। सिंपल सा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, यानी लाइन में से होके जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये तो आपको पता है एंकर टैग में भी ऐसे दिखता है, तो ये अंडरलाइन आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप मल्टीपल प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि ओवरलाइन अंडरलाइन। तो इस तरीके से क्या, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आया, और जैसे ही मैंने लाइन थ्रू लिखा तो आप देखिए अब ये लाइन थ्रू भी हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेशन यही होता है कि आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट को अंडरलाइन ना करे जो लिंक ना हो, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे वेब में लिंक को अंडरलाइन किया जाता है, मगर पर्टिकुलर सिनेरियो में या पर्टिकुलर किस्म के राइटिंग्स में आप ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा चीज था जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत डिटेल या रॉकेट साइंस जैसा कुछ चीज है भी नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पर वापस से कुछ चीज लिखा है, जस्ट टेक्स्ट डेकोरेशन में आपको कलर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, जो कि बहुत आसान है। अब आप देखिए जो अंडरलाइन हो रहा था ना, उसका मैंने कलर दे दिया, दैट्स इट। ओवरलाइन में मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन कलर दे दिया कि भाई ये ओवरलाइन रेड होगा, ये इस तरीके से होगा, एंड मतलब एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है आप कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं मैं आपको, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी एक ही लाइन पे कैसे सब कुछ लिख सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं जरा। ये हमने सिंपल सा H1 H2 H3 और एक पैराग्राफ लिखा। अब इसके ऊपर मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं ना, मार्जिन हो, पैडिंग हो, हाइट हो, बॉक्स मॉडल हो, आउटलाइन हो, बॉर्डर हो, बैकग्राउंड हो, कलर हो, सब में बॉर्डर्स हो, सब में आप मोस्टली शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे, और ये आपके लिए ज्यादा अच्छा भी होगा। जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए शॉर्ट हैंड कैसी है। इसमें मैंने अंडरलाइन लगाया तो आप देखिए अंडरलाइन हो गया, और देखिए इसने ठीक तरीके से जी के ऊपर अंडरलाइन नहीं लगाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसने लगाया।
अच्छा, इसके बाद मैंने अंडरलाइन भी लगाया, कलर भी बदल दिया। 2 प्रॉपर्टी लगाया था, देखिए अंडरलाइन भी हो गया, कलर भी बदल गया। इसके बाद मैंने अंडरलाइन भी लगाया, कलर भी बदल दिया और मैंने रेड डबल भी कर दिया, तो डबल अंडरलाइन हो गया। इसके बाद हमने अंडरलाइन भी किया, कलर भी बदला, डबल भी किया और पिक्सेल्स भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज रियली हैंडी, और यही चीज आप रियल वर्ल्ड में काफी मतलब इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है। हमने टेक्स्ट कलर देख लिया, जिसमें हमने कलर चेंज करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, आपको ऑलरेडी मालूम है सब कुछ उससे रिलेटेड, वो तो हमने HTML में ही सीख चुके थे। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ा कि टेक्स्ट को राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, सेंटर में रखना है, जस्टिफाई रखना है। किसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन लास्ट से रिलेटेड पढ़ा कि लास्ट लाइन में कैसे होता है। उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे करते हैं। फिर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल पढ़ा, जिसमें हमने डेकोरेशन के साथ साथ उसका कलर, उसका हाइट, उसका विड्थ कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये प्रॉपर्टी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है कि टेक्स्ट का फॉर्म कौन सा रहेगा, वो कैपिटल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा या कैपिटलाइज लेटर में रहेगा। मतलब ये है कि एक तो लोअर केस होता है जिसमें हर लेटर छोटा होता है, एक होता है अपर केस जिसमें तमाम कैरेक्टर अपर केस में होता है, एक होता है कैपिटलाइज जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, और एक होता है नन जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक एक करके वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा टेक्स्ट लिया है, एज यू कैन सी पी टैग में। इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा क्लास लगाता हूँ। मैंने क्या किया, पी डॉट अपर केस, तो इसमें सब कैपिटल बन जाएगा, इसमें लोअर बन जाएगा और इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बनेगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें सब कैपिटल है, इसमें सब लोअर है, इसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल में दिख रहा है, ठीक है। आमतौर पे आप ये चीज चाहेंगे कि आपके टेक्स्ट में, नॉर्मल पैराग्राफ में ये रहे, ठीक है, और आमतौर पे आप ये चीज को रेयर इस्तेमाल करते हैं और इस चीज को सेकंड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसमें इतना ही सादा होता है, बस इतना ही सिंपल सा होता है, ये ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। तीन ही चीज यहाँ पर आप मेजरली इस्तेमाल करते हैं, जो हमने आपको दिखाया। कोड भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद आता है टेक्स्ट स्पेसिंग। अब टेक्स्ट स्पेसिंग जो होता है ना, इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, सेवरल प्रॉपर्टीज होता है टेक्स्ट स्पेसिंग के पास, जिसमें आप टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से स्पेस देकर काम ले सकते हैं। एक होता है टेक्स्ट इंडेंटेशन, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि टेक्स्ट के शुरुआत में कितना स्पेस देना है, जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है स्पेस यानी टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग, ये लेटर के दरमियान कितना स्पेस देना है। एक होता है लाइन हाइट और एक होता है वर्ड स्पेसिंग और एक होता है व्हाइट स्पेसिंग। तो काफी सारा होता है, तो एक एक करके हम लोग इसका प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक पी टैग लिखा और मैं ऊपर जाके इस पी को टारगेट करूंगा। सिंपल सा पी टारगेट करके मैं बहुत सिंपल सा लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ लेट से 50 पिक्सल। तो आप देखिए, इन माई यंग एंड मोर इस तरीके से आ गया, ठीक है। इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर माई फादर गेम, इस तरीके से यहाँ पर स्पेस आ गया। यही होता है इंडेंटेशन, बस एज सिंपल एज दैट। और ये सिर्फ पहली बार आता है, आपको पता है, बाद में नहीं आता इंडेंटेशन, ठीक है। इतना ही सिंपल है। इसको बंद करते हैं, दोबारा इसी पी के ऊपर सेम एग्जांपल दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लेटर स्पेसिंग। तो लेट से मैं बोलता हूँ पी और इसके ऊपर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेटर स्पेसिंग, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ 5 पिक्सल। तो अब देखिए, जैसे मैंने सेव किया तो हर लेटर के दरमियान 5-5 पिक्सल का स्पेस आ गया। अगर मैं बोलूंगा यहाँ से 2 पिक्सल, तो अब देखिए थोड़ा सा स्पेस आ गया। अगर मैं बोलूँ 1 पिक्सल, तो बाई डिफॉल्ट हमें ऐसे ही दिखता है HTML में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 0 पिक्सल, तो बल्कि बाई डिफॉल्ट हमें ऐसे दिखता है HTML में। 1 पिक्सल में ऐसे दिखता है, 3 पिक्सल में आप देखिए ऐसे दिख रहा है, और 5 पिक्सल में आप देखिए काफी अलग अलग। तो हर लेटर के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला आपको ये है कि ये जो लेटर स्पेसिंग है ना, इसको मैं पहले कमेंट करूंगा। ये जो लेटर स्पेसिंग है, ये नेगेटिव वैल्यू में भी जा सकता है, मैं इसको -2 भी बोल सकता हूँ। तो आप देखिए, अब ये एक दूसरे के अंदर ही घुस गया, ठीक है। तो हालांकि ये कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बट ये भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिंग को आप कंट्रोल करते हैं लेटर्स में, याद रखिए, लेटर्स के दरमियान इसको आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और पी बना लेता हूँ, जिससे आपको समझना काफी ईजी हो जाए। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक और पी यहाँ पर बना लेते हैं, इसके अंदर इसको डाल देते हैं और इस पी का एक क्लास दे देते हैं। मैं बोल दूंगा आई एम 1, और इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं, मैं बोल दूंगा 2, और यहाँ पर मैं 1 2 पकड़ के अब स्टाइलिंग करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 1, ये हमारा 1 है। अब हम लोग एग्जांपल किसका देखेंगे, लाइन हाइट का। तो क्या होता है ये लाइन हाइट, आइए ये भी देख लेते हैं। लाइन हाइट के अंदर मैं यहाँ पर बोलूंगा 0.8, और उसके बाद मैं यहाँ पर आके .2 करके यहाँ पर मैं दोबारा से लाइन हाइट लूंगा और यहाँ पर मैं बोलूंगा 1.8, और देखिए दोनों में फर्क क्या हुआ। यहाँ पर आप देखिए 2 लाइन के दरमियान
कितना स्पेस है। अब देखिए बहुत छोटा सा है क्योंकि 1.8 दिया हमने। अगर मैं इसको 1.5 कर दूं, आप देखेंगे वो आपस में घुस जाएगा एज यू कैन सी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 1.8 में कितना स्पेस आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2.8 कर दूं तो बहुत स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो हर लेटर के दरमियान स्पेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं सीएसएस से। हर लाइन जो एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका हाइट क्या होगा सीएसएस से। ठीक है, तो आपको बहुत हाईली प्रिसाइज कंट्रोल देता है सीएसएस इस एतबार से टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो लाइन हाइट भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है वर्ड स्पेसिंग। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेटर स्पेसिंग। इसमें वर्ड स्पेसिंग है, यानी हर वर्ड को भी आप अलग तरीके से स्पेस कर सकते हैं। यानी इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि सीएसएस से आप हर चीज कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, हर पॉसिबल चीज। तो वर्ड स्पेसिंग में जाएंगे। लेट से मैं यहाँ 10 पिक्सल लगाता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ .2 और यहाँ पर मैं बोलता हूँ वर्ड स्पेसिंग, और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं बोलूंगा वर्ड स्पेसिंग के अंदर जाके मैं बोलूंगा -2 पिक्सल। तो इसमें भी माइनस हो सकता है। फर्क आप देखिए क्या हुआ, हर वर्ड के दरमियान अब डिफरेंस आ रहा है, लेटर के दरमियान नहीं। लेटर के दरमियान अगर करना है आपको तो लेटर स्पेसिंग करेंगे, लेकिन हर वर्ड के दरमियान आपको डिफरेंस दिख रहा है, यानी स्पेस दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए हर वर्ड में स्पेस कंट्रोल कर पा रहे हैं आप। ठीक है, इस तरीके से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अगर कोई आप ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं ना जहां पर ब्लॉग वगैरह से रिलेटेड डिस्कस हो रहा है, यानी जहां पर यूजर रीड करेंगे चीजों को, वहां पर ये स्पेसिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी। व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी क्या करता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि एलिमेंट के अंदर जो खाली स्पेस है उसको हैंडल किस तरीके से किया जाए। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी में, व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी में काफी सारा वैल्यूज आता है। तो एक एक करके हम लोग दिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से .1 लेता हूँ और यहाँ पर मैं बोलूंगा व्हाइट स्पेस। अब इसमें देखिए काफी सारा वैल्यू है, तो एक वैल्यू तो होगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जैसे मैंने सेव किया, अब देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम लोग वैसे 1 को टारगेट कर रहे हैं, यानी ये टारगेटेड है। ठीक है, इसको देखना वर्ड से, नॉर्मल में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक आता है नाउ रैप। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अब आप देखिए नाउ रैप क्या किया, इसने इसको यानी स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ पर एक स्क्रॉल आ गया, आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्क्रॉल बार है, यानी अब ये नीचे नहीं आया ये लाइन। क्या मतलब हमारा स्क्रीन में साइज इतना था, हमने लिखना शुरू किया तो इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, लेकिन इसने सेकंड लाइन पे लिखना शुरू नहीं किया। यानी हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि भाई स्क्रीन में इतना ही जगह है तो बाकी नीचे लाइन में लिखो, लेकिन नो रैप। इससे आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई सेकंड लाइन पे मत लिखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको सेकंड लाइन पे आना ही नहीं है। टेक्स्ट को रैप मत करो, छोटा मत करो, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है। जैसे मैंने इसको लगाया, आप देख सकते हैं अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेगा, जो आप कभी भी नहीं चाहते। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहते, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से आप बाजू का नहीं चाहते कि वो रैप हो। ठीक है, एक होता है नो रैप, एक होता है प्री। इसको सेव करेंगे जब, तो आप देखिए प्री में क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपका व्हाइट स्पेस लिया, उसके बाद इसने क्या किया, कुछ वर्ड को लिखा, कुछ वर्ड को नीचे लिया और कुछ स्पेस भी दे दिया। इसके बाद एक होता है प्री लाइन। प्री लाइन अब आमतौर पे आप इसको इस्तेमाल करते नहीं है। अब देखिए प्री लाइन जैसे ही किया ना आपने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर इसको बड़ा करूं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए दैट तक हमारा एक लाइन था, उसके बाद हमारा ये स्टार्ट हो रहा था। यानी क्या मुराद क्या है मेरा कहने का, मैं समझाता हूँ। देखिए इस कोड को देखिए हमने यहाँ पर दैट के बाद स्पेस दिया था ना, आई हैव बीन टर्निंग ओवर, इस तरीके से दैट के बाद स्पेस दिया था। तो ये जो प्री लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा है लाइन ब्रेक करके, उसी तरीके से वो टेक्स्ट यहाँ दिखेगा। इवन यहाँ जगह खाली है लेकिन तब भी वहां नहीं आया। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक होता है प्री रैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा को रैप कर देगा। अब मैंने बड़ा किया तो देखिए इसने अभी भी रैप कर दिया, और बड़ा करूंगा तो ये पूरे एक लाइन में लेके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आमतौर पे आप व्हाइट स्पेस के साथ तो खेलते हैं नहीं ज्यादा। आमतौर पे आप आमतौर पे इस्तेमाल करेंगे नो रैप, अगर कभी जरूरत पड़ा भी तो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आप कभी भी व्हाइट स्पेस को इस्तेमाल करेंगे, यानी व्हाइट स्पेस को हैंडल करने के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी काफी ऑप्शंस है व्हाइट स्पेस को हैंडल करने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप वही इस्तेमाल करेंगे जो कि एडवांस टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट शैडो। तो हमने काफी सारा टॉपिक जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ लिया। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट का डेकोरेशन, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट का स्पेसिंग। अब जाके हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट का शैडो, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये भी काफी मजेदार और इजी टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट का शैडो देने से मुराद क्या है, बट टेक्स्ट का शैडो आएगा, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर H2 ले लिया, बल्कि 3 ले लिया, और इस पे मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई एम हेडिंग 3। मैंने सेव कर दिया, सिंपल सा हेडिंग 3 आ गया। और H3 नाम से ही मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आपको समझा देता हूँ। तो आप लिखेंगे टेक्स्ट और शैडो, तो आप देखिए टेक्स्ट शैडो आ गया। अब यहाँ पर लेट से मैं लगाता हूँ 2 पिक्सल 2 पिक्सल, सेव किया हमने, तो आप देखिए इस तरीके से हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पी टैग इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा अच्छा से आपको दिखेगा। अब आप देखिए ये पी टैग इस्तेमाल किया हमने, और यहाँ पर आके मैं पी करूंगा इसको इस तरीके से, तो आप देखिए ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूं तो आप देखिए अभी ऐसे दिख रहा है। और इसके आगे अगर मैं ऐसे लिख दूं रेड, तो आप देखिए ये रेड
बन गया। तो ये चल क्या रहा है, देखिए फर्स्ट जो हमने पिक्सल, अब दोबारा से मैं यहाँ पर पिक्सल लिख के दिखा रहा था, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट जो हम लोग शेडो में पिक्सल देंगे, जो फर्स्ट पिक्सल वो होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो। तो पहले हमने दिया लेट से 3 पिक्सल, सेव किया हमने, कुछ भी नहीं है। फिर से हमने लेट से दिया 3 पिक्सल और सेव किया, तो अब देखिए हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो को बनाया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 के जगह 1 कर दूं, तो अब देखिए ये ऊपर चला गया। अगर मैं 10 कर दूं तो अब देखिए ये एकदम नीचे आ गया। ठीक है, लेट्स से इस 3 को मैं यहाँ से 1 कर दूं, तो अब देखिए ये लेफ्ट साइड में चला गया, यानी पहला वाला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वाला वर्टिकल संभाल रहा है। इसको मैं 10 कर दूं तो अब देखिए ये बहुत दूर चला गया। ठीक है, लेट्स से इसको मैं 15 कर देता हूँ इस तरीके से, बल्कि मैं इसको 25 कर देता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 7 इस तरीके से, और इसको कर देते हैं यहाँ से 10, और इसको 4 कर देते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, 1 पिक्सल रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी लेट्स से 1 पिक्सल रखते हैं। तो अब थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, क्योंकि रीडेबिलिटी यहाँ पर है। अगर मैं इसको 2 कर दूं, या मैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तब देखिए रीडेबिलिटी थोड़ा सा खराब हो चुका, तो 1 रखते हैं। अगर इसको 2 कर दूंगा तो ये भी ठीक है, बट 1 ही ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे रख दिया, आई एम हेडर 3। अब इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आप देंगे ना, उसमें आप क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो मैंने बोल दिया लेट्स से ब्लू, तब देखिए अब ये ब्लू हो गया, या मैंने बोल दिया वॉयलेट, तब देखिए ये वॉयलेट ब्लू हो गया। लेकिन अगर आप एक और प्रॉपर्टी बीच में देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा ब्लर के लिए। तो मैं बोलूंगा 5 पिक्सल, तो अब देखिए अब ये ब्लर हो गया, यानी ब्लेंड कर दिया इसने। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें ऐसे ही टाइप का चाहिए होता है ना, मैं बड़ा करता हूँ इसको, हमें ऐसे ही दिखने वाला चाहिए होता है, ना कि हमें ऐसा दिखने वाला चाहिए होता है जो ऐसे दिख रहा हो, लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको ब्लेंड कर दिया। तो अब क्या हुआ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो था वो शैडो में बदल गया और ब्लेंड हो गया। तो मैंने 6 पिक्सल किया, तो अब देखिए अब वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था वो शैडो में बदल गया, ब्लेंड हो गया वो ब्लड से, और जो एक्चुअल टेक्स्ट था वो हमें दिख रहा है। और कलर हमने यहाँ से सेट किया हुआ, लेट से हमने यहाँ से कलर को चेंज करते हैं, मैंने सियान किया यहाँ से, और जैसे मैंने सेव किया, अब देखिए अब ये सियान बन गया। ठीक है, अब ये जो एक चीज है ना, ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अपने से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट मैं हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा ये एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि ये फिर आप डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे या अदर डोमेन में चले जाएंगे, एनिमेशन वगैरह के डोमेन में अगर आप चाहते हैं, वहाँ क्रिएटिविटी इस चीज में लगता है। डेवलपमेंट में अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर बस आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बनाना है, क्योंकि डिजाइन आपको नहीं सोचना पड़ता डेवलपर को आमतौर पे, और खास करके इस लेवल का डिजाइन तो नहीं सोचना पड़ता, जैसे यहाँ पर एकदम कलरफुल सा बना हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इस कोड को रखते हैं और नीचे मैं दोबारा से पी बना लेता हूँ। मैंने पी बना लिया, अब लेट से मैं लिखता हूँ इसका कलर को व्हाइट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कलर व्हाइट कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये गायब हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ से किया टेक्स्ट शैडो, और लेट से मैंने बोला 2 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल, ये ब्लर के लिए था, और हैश 0000060। द मोमेंट मैंने सेव किया, तब आप देखिए इसने किस तरीके से ब्लेंड करके व्हाइट के ऊपर ही एक शैडो इफेक्ट क्रिएट कर दिया। आप देख पा रहे हैं ना किस तरीके से इसने शैडो क्रिएट किया। अब आप यहाँ से इसको ट्विक कर सकते हैं, मैंने इसको 5 कर दिया, तब देखिए शैडो अजीब सा लग रहा है। अगर मैंने इसको 2 रखा और यहाँ पर अगर मैंने इसको बढ़ा दिया 5, तो अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ भी 5 कर दिया और यहाँ भी 5 कर दिया, तो भी इस तरीके से। मैं यहाँ 10 करूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसको 5 ही रखता हूँ यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पर जाके अगर मैं इसको 10 करूँ, तब देखिए ये राइट साइड में जा रहा है और काफी ज्यादा जा रहा है। तो खैर इस तरीके से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इवन यहाँ पर आप कलर्स को चेंजेस करके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो को रख के अगर एक्सपेरिमेंट करूँ, आप देखिए इस तरीके से दिख रहा है। ऑफ कोर्स आप डार्क कलर को रख के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा सही होगा। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक को रख के एक्सपेरिमेंट करूँ, तो आप देखिए इस तरीके से होता है। समझ में आ रहा है? इस कलर को भी आप ट्विक करके देख सकते हैं। लेट से मैं कोई और लाइट कलर की तरफ जाता हूँ ऐसे, तो आप देखिए आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सा कॉम्बिनेशंस है, कुछ इसमें से हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बाज़ बार ऐसा होता है कि आपको ब्लेंड नहीं करना होता, मसलन आपको ऐसे बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से एक पी लिया और पी में लेके मैंने लिखा टेक्स्ट शैडो, और इसके बाद मैंने बोला 0 पिक्सल, और यहाँ पर पिक्सल नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगाना एक अच्छा प्रैक्टिस है, इस वजह से आप लगा दीजिए, और 3 पिक्सल। अब यानी हमने सिर्फ टेक्स्ट को ही ब्लरी बना दिया। और उसके बाद डेट से मैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एक ब्लैकिश के ऊपर डाल देता हूँ, और ये यहाँ से खुल गया था, एंड दैट्स इट। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब आप देखिए ये अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में शैडो नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इसको ब्लेंड कर दिया रेड कलर से इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिर्फ एक शैडो इफेक्ट नहीं दे सकते, आप मल्टीपल शैडो इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे क्या मतलब ये है कि मैं इसको पहले यहाँ से कमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कमेंट किया, और अब लेट से मैंने पी लिखा, इसके ऊपर दोबारा से
मैंने टेक्स्ट शैडो लिया। अब यहाँ पर आप देखिए एक तो मैंने लगाया 0 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल, फिर यहाँ पर से 3 पिक्सल और लेट्स से यहाँ पर से मैंने एक हेक्साडेसिमल का वैल्यू लिया जो कि FF0000 व्हिच इज रेड। सेव कर दिया बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके बाद आप फिर से एक और शैडो लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? बीच में एक कॉमा देना है। एक कॉमा दे दिया, आप सेपरेट हो गया। दोबारा से मैंने बोला 0 पिक्सल 0 पिक्सल, इस बार मैंने बोला 5 पिक्सल और कलर को हमने बदल दिया। इस बार हमने क्या बोला? बिल्कुल डिफरेंट कलर। मैंने बोला 0000 FF। तो अब मैंने ब्लू बना दिया। अब मैं जैसे सेव करूंगा तो आप देखिए न्यू कलर और न्यू ब्लेंड जनरेट हो गया हमारे लिए। और यहाँ पर आप जितना मर्जी दे सकते हैं। लेट से मैं एक और अगर ऐसे ही दे दूं, यहाँ पर आपको कॉमा देना पड़ेगा और यहाँ पर लेट से मैं क्या करता हूँ, FF देता हूँ ग्रीन को अचीव करने के लिए। आपको पता है कि रेड, ब्लू और ग्रीन ये मेजर कलर होता है। मैंने ग्रीन अचीव कर लिया और यहाँ पर मैं लेट से देता हूँ 3 पिक्सल। सेव करता हूँ। अब देखिए ये एक न्यू ब्लेंड और न्यू कलर बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 8 पिक्सल तक, तब देखिए ग्रीनिश इसमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, 2 पिक्सल लगा दूंगा तब देखिए ये भी इस तरीके से। तो आप इसमें बेशुमार ट्राई कर सकते हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी आप लगाते रहिए। ठीक है, अलग अलग इफेक्ट बनाते रहिए। इसके अलावा हम लोग एडवांस लेवल में जब CSS पढ़ेंगे ना, वहां पर हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट और शैडो, ग्रेडियंट, ये सब काफी तफसील में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका भी टेंशन आप मत लेना क्योंकि वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो हमने टोटल इन टोटल अगर देखा जाए, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, बल्कि इसको खुला ही रखते हैं, ये लास्ट वाला है जिसको रहने देते हैं। तो हमने इन टोटल क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने हाइट और वेट पढ़ा। हाइट वेट पे हमने मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वेट पढ़ा। फिर हमने बॉक्स मॉडल को बहुत डिटेल से पढ़ा। फिर हमने आउटलाइन को बहुत डिटेल से पढ़ा और हमने समझा कि आउटलाइन कैसे करके बॉक्स मॉडल में बैठता है और आउटलाइन और बॉर्डर में असल में फर्क क्या होता है। उसके बाद हमने टेक्स्ट का प्रॉपर्टी को समझा डिटेल से, जिसमें हमने देखा टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट के अंदर भी अलाइनमेंट लास्ट वगैरह देखा। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन देखा, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देखा, उसका शॉर्ट हैंड भी देखा। फिर टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, उसमें काफी सारा प्रॉपर्टी था। फिर टेक्स्ट का यानी ट्रांसफॉर्मेशन में मेजरली 3 ही प्रॉपर्टी था, पूरा अपर केस, पूरा लोअर केस और कैपिटलाइज। इसके बाद हमने टेक्स्ट स्पेसिंग देखा, जिसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने देखा, लाइन, प्री वगैरह बहुत सारा कुछ देखा। वर्ड के लिए अलग है, लाइन स्पेस के लिए अलग है, हाइट के लिए अलग है। इसके बाद हमने एंड में टेक्स्ट शैडो को देखा और टेक्स्ट शैडो में हम लोग समझे कि किस किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर और कलर चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप शैडो को लगा सकते हैं एक ही सेम एलिमेंट पे। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रैश कोर्स में फॉन्ट्स से रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कस करेंगे, यानी फॉन्ट से मुराद है फॉन्ट फैमिलीज एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गूगल फॉन्ट से रिलेटेड, यानी गूगल फॉन्ट्स कैसे ले सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट पेयर, शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग उसी क्रैश कोर्स में कोड यानी आइकन्स को भी डिस्कस कर लेंगे, किस तरीके से वेबसाइट में आप आइकन्स वगैरह लगा सकते हैं, कहाँ से आइकन्स लेकर आना है। और साथ ही साथ हम लोग लिंक्स को भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद मजीद जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आगे का मजीद टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और पूरा बेसिक टू इंटरमीडिएट CSS हम लोग कवर कर जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग एडवांस CSS पढ़ेंगे। तो एडवांस CSS में हम बहुत सारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टम इफेक्ट्स, काफी सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देन फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, ग्रिड्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव डिजाइन पढ़ेंगे और भी काफी सारा चीजों का वो हम लोग उस वक्त देखेंगे। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट नहीं किया तो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियोस कैसा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।